बच्चों स्टोरी कंटिन्यू थी, हमारी स्टोरी का नाम था द स्टोरी, जो कि हमारे ऐसे का ही एक पार्ट है। और हम हमारा जो 6th ऐसे कवर कर रहे थे उसमें हम क्या देखते हैं, E.M. फॉरेस्टर सर की हमने बात की थी। E.M. फॉरेस्टर सर जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। इट मीन्स इनका परफॉर्मेंस इस हिसाब से हम अच्छा मानते हैं कि ओनली जब ये 2 इयर्स के थे तो इनकी फादर की डेथ हो जाती है। बट हम क्या देखते हैं बच्चों, इनके जो फादर होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं और वो इतना अच्छा अमाउंट अपने मिसेज और बच्चे के लिए छोड़ के जाते हैं कि वो उनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ इजीली गुजर जाए। तो यहाँ पे अच्छा इस मायने में नहीं है, अच्छा इस मायने में है बच्चों कि इन्होंने जो भी लिटरेचर के ऊपर काम किया है वो बहुत ही अच्छा है। इनकी जो बुक्स हैं, इनके शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इनके जो नॉवेल्स हैं, वो हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बन के आए हैं। हम हमारे इस नॉवल के पार्ट की बात करते हैं, हमारे इस ऐसे की बात करते हैं द स्टोरी। तो यह एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल का ही सेकंड पार्ट है। और ये जो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल की हम बात करते हैं तो हमने देखा कि कैसे इन्होंने अपने इस नॉवल में कहीं ना कहीं स्टोरीज़ को लेके बात की है। ऐसी स्टोरी जिसमें हम देखते हैं अरेबियन नाइट्स की झलक मिलती है। अरेबियन नाइट्स के बारे में हम बात करें बच्चों तो हमने आपको बताया था हमारे चैप्टर रीडिंग में कि कैसे इन्होंने क्या किया, एक ऐसे स्टोरी, नॉवल के लिए स्टोरी होना नहीं होना सबसे पहले इनका क्वेश्चन ही यह था। और इन्होंने 3 वॉइसेस के रूप में अपनी बात को हमारे सामने रखा। हमने देखा है कि कैसे ये बच्चों काम करते वक्त अपना डेडिकेशन शो करते हैं। ये बताते हैं कि मैंने एक प्लेयर से भी बात की कि व्हाट डज नॉवल डू, तो उनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि नॉवल से मुझे क्या काम है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। एक बंदे से बात की नॉवल क्या है, तो बोले इट्स ओके, स्टोरी होती है नॉवल में और क्या होता है। और थर्ड पर्सन E.M. फॉरेस्टर सर खुद होते हैं। E.M. फॉरेस्टर सर बात करते हैं कि हाँ, स्टोरी विद टाइम सीक्वेंस, then what is the important part we check out from this novel, from this essay, from the story। हम देखते हैं कि मैं बार बार ऐसे नॉवल बोल रही हूँ बच्चों बिकॉज ये एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल का पार्ट है। यह ऐसे के रूप में हमें दिया गया है और ये सेकंड पार्ट जो है द स्टोरी के रूप में हमारे सामने आया है। तो हम बात करते हैं द स्टोरी। स्टोरी का मेन पार्ट होता है टाइम सीक्वेंस। The story is really categorized with the time sequence. Sometimes we thought that कि values are also important in our life. Sometimes we thought that it's okay, time sequence with values are important. It depends on person to person। E.M. फॉरेस्टर सर की बात करते हैं तो इन्होंने हमें क्या बताया, 1912 में ये इंडिया आए थे, देन अगेन ट्वाइसली ये 1921 में भी इंडिया आए और इन्होंने अपना वर्क हम सबके सामने रखा। इन्होंने कई ऐसी चीज़ें हमारे सामने रखी जो इंडिया से ये प्रेरित करके गए थे। आप पैसेज थ्रू इंडिया, इसके अलावा एक लेडी के ऊपर इनकी बातें रखना। तो हम देखते हैं कि इनका जो वर्क है नो डाउट बहुत अच्छा है। इनका जो नॉवल को एक्सपैंड करने का फॉर्म है वह बहुत अच्छा है। और ये कहते हैं नॉवल क्या है, नॉवल वह है जिसमें स्टोरी को टाइम सीक्वेंस के हिसाब से बढ़ाया जाए, जिसमें स्टोरी के अंदर सस्पेंस हो, थ्रिल हो एंड जो बोलने वाला है उसका लहजा ऐसा हो कि वाकई में सुनने वाला बहुत ही ज़्यादा आतुर हो जाए, ईगर हो जाए। सेम विद द किंग। किंग क्या करते हैं, शेहरज़ेड के जो हस्बैंड है वो भी तो हमारी तरह ही नेक्स्ट, क्या आप भी तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि मैम इस हमारे ऐसे में आगे क्या होने वाला है हमें भी बताइए। तो आगे क्या होने वाला है, शेहरज़ेड के हस्बैंड जो हैं वो एक क्रूअल हस्बैंड के रूप में सामने आते हैं और वो डेली क्या करते हैं बच्चों, याद करिए हमारे साथ में, डेली वो शादी करते हैं और शादी की रात ही अपनी पत्नी का कत्ल करवा देते हैं। तो ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चालू था। शेहरज़ेड के जो फादर है वो वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द किंग। शेहरज़ेड वहाँ पे थोड़ा सा इंसिस्ट करते हैं अपने फादर को, फादर आई वांट टू मैरी विद द किंग।
फादर को पता होता है कि किंग की क्या पोजीशन है। किंग तो डेली अपनी पत्नी के कत्ल कर देता है, बट हम क्या देखते हैं कि शेहरज़ेड एक अच्छे प्लानिंग के साथ में उनकी लाइफ में गई थी। शेहरज़ेड उनको स्टोरी सुनाती है, और स्टोरीज जैसे ही मॉर्निंग होती है, स्टोरी को एक ऐसे सस्पेंस मोड पे छोड़ देती है कि राजा हमेशा ये सोचता है कि कब शाम हो, कब रात आए, और कब स्टोरी का अगला पार्ट मुझे सुनने को मिले। और हम क्या देखते हैं, ये एक सीरीज ऑफ स्टोरी है, और इस सीरीज ऑफ स्टोरी में ही हम हमारे इस ऐसे को कवर कर रहे हैं। तो हमारा ये जो पार्ट 4 है, ये कंक्लूडिंग पार्ट है। देन आफ्टर वी विल टेक क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस वन। तो कंक्लूडिंग पार्ट को हम यहाँ पे कवर करते हैं बच्चों, बराबर बने रहिए हमारे साथ में। देखिए, एंड व्हाट द एंटायर नॉवल डज, पूरा नॉवल क्या करता है। इफ इट इज अ गुड नॉवल, नॉवल तभी आगे परफॉर्म कर पाता है जबकि वो एक बहुत अच्छा नॉवल होता है। इट्स टू इंक्लूड द लाइफ बाय वैल्यूज एज वेल, टाइम सीक्वेंस के साथ साथ, हमने आपको बताया टाइम सीक्वेंस एंड वैल्यूज, तो टाइम सीक्वेंस के साथ साथ वैल्यूज ऑफ लाइफ को लेकर चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यूजिंग डिवाइस हेयर आफ्टर टू बी एग्जामिन, और यहाँ पे वैल्यूज डिवाइस को भी लेकर अपने आप को आगे लेना, अपने आप को आगे एग्जामिन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट ऑल्सो पेज अ डबल एलिगेंस, हम क्या देखते हैं, डबल एलिगेंस के रूप में भी यह हम सबके सामने आता है। बट इन इट द नॉवल द एलिगेंस टू टाइम इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। हमने आपको 2 चीज़ें बताई बच्चों, एक हमने बात करी वैल्यूज़ की, दूसरी हमने आपसे बात की टाइम सीक्वेंस की। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं नॉवल की बात करते हैं, तो नॉवल में जो टाइम सीक्वेंस है वह सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। नो नॉवल कुड बी रिटन विदाउट इट, और किसी भी नॉवल को लिखना टाइम सीक्वेंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि नॉवल को एब्रिविएट किया जा सकता है विदाउट टाइम सीक्वेंस। आप अभी स्कूल में बैठे हैं और आप ये कहते हैं कि मैं तो अब नेक्स्ट जो है वो मूवी देखूंगा, इट्स ओके। Some circumstances are there that your teachers avail you in the hall that you will see the movie, inspirable movie or a movie which teach you something, but it's not possible everyday students। तो यही चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में भी तो हर चीज़ टाइम सीक्वेंस से बंधी होती है, इसी तरह से नॉवल में भी हर चीज़ जो है वह टाइम सीक्वेंस के अनुसार अपना रोल अदा करती है। Whereas in daily life the elegance may not be necessary। डेली लाइफ में जैसे बच्चों मैंने अभी बताया कि टाइम सीक्वेंस कई बार इधर उधर भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये फॉरेस्टर सर भी यही कहते हैं कि डेली लाइफ में ये जो सीक्वेंस है यह हो ज़रूरी नहीं है। वी डू नॉट नो एंड द एक्सपीरियंस ऑफ सर्टेन मिस्टेक्स सजेस्ट इंडीड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी। हम क्या देखते हैं कि कई जो मिस्टेक्स होते हैं, मिस्टेक्स इट मीन्स अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज और हर लाइफ डेवलपिंग हिज हर स्पिरिट एंड कम्यूटिंग विद गॉड, ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादातर अध्यात्म की तरफ झुकाव रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादातर हम क्या देखते हैं उनके जो संवाद होते हैं वो भगवान की तरफ होते हैं, मेडिटेशन की तरफ होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को गॉड से लिंक करके देखते हैं। सेम हेयर कि ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता, इट्स ओके। कई एक्सपीरियंस जो है वो सजेस्ट करते हैं कि कई ऐसे पर्सन्स हैं जो सिर्फ मेडिटेशन, जो सिर्फ गॉड में बिलीव करते हैं, that it is not necessary that we are quite mistaken in supposing that Monday is followed by Tuesday or death by decay। और ये ऐसा ही है जैसा कि हम एक सपोज कर जाते हैं, एक ऐसा कि मंडे जो है वो ट्यूसडे के बाद में आएगा, या फिर हम क्या देखते हैं डेथ के बाद में क्या आता है बच्चों, डेथ के बाद में जो डेड बॉडी है अगर उसे जलाया नहीं जाता है तो वो सड़ाव की तरफ, इट मीन्स वो गलने की प्रोसेस की तरफ बढ़ जाती है, और मंडे के बाद में ही ट्यूसडे आता है, ये भी हमें पता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो टाइम सीक्वेंस है, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके हमें राइटर के द्वारा बताया गया है।
It is always possible for you or me in daily life to deny the time exists. हम क्या देखते हैं कि डेली लाइफ में भले ही बच्चों आप हैं, भले ही बच्चों हम हैं, हम क्या देखते हैं कि हम कई बार टाइम के जो एग्जिस्टेंस है उसको इग्नोर कर देते हैं. हम टाइम के एग्जिस्टेंस को मानना पसंद कम कर देते हैं एंड एक्ट अकॉर्डिंगली इवन इफ वी बिकम अनइंटेलिजिबल एंड आर सेड बाय आवर fellow citizens to what they choose to call a lunatic asylum. हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमने या आपने टाइम सीक्वेंस को तो छोड़ दिया है, परंतु हम क्या देखते हैं कि अनइंटेलिजिबल या कुछ जो सिटीजन्स होते हैं वो जो हमारे साथ काम करते हैं वो किसी भी तरह से परफॉर्म करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका जो परफॉर्मेंस है वो क्या कहलाता है बच्चों? लुनाटिक एसिलम कहलाता है. बट it is never possible for a novelist to deny time inside the fabric of his novel. ये तो हमने आपकी और हमारी लाइफ की बात की बच्चों. ये फॉरेस्टर सर जो है वो अपनी और रीडर की लाइफ की बात करते करते क्या कर जाते हैं कि हम कई बार डैनी कर सकते हैं किसी चीज़ को, फॉरगेट कर सकते हैं. इट्स ओके, आई हैव नो मूड ऑफ दिस वन, मुझे अभी शेड्यूल में नहीं है. लेकिन अगर कहीं कोई नॉवल लिखा जाता है तो ऑन दैट टाइम सीक्वेंस प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन राइटिंग द नॉवल एंड द स्टोरी विच इज़ रिटन इन द नॉवल फॉर्म. तो यहाँ पे नॉवलिस्ट जो है वो कभी भी टाइम सीक्वेंस को डैनी नहीं करेंगे. He must cling however lightly to the thread of his story. और वो जो अपनी कहानी के धागे होते हैं उन धागों के ताने बाने को बुनते हुए ही अपने नॉवल को कंप्लीट करते हैं. He must touch the interminable tapeworm, otherwise he becomes unintelligible, which in his case is a blunder. नॉवलिस्ट काम करते हैं तो क्या काम करते हैं बच्चों? वो टाइम सीक्वेंस को डैनी नहीं करते हैं, वो टाइम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलते हैं. और हम क्या करते हैं? वो टेप वॉर्म की तरह काम करते हैं, टेप वॉर्म की तरह काम करते हैं. नहीं तो क्या होगा? इंटेलिजेंसी अगर शो नहीं की जाती है तो किसी भी कहानी को विदाउट टाइम सीक्वेंस आगे बढ़ाते हैं तो वो एक ब्लंडर रूप में हम सबके सामने आ जाती है, जहाँ पे हम क्या कहते हैं कि कहीं सिर और पैर ही नहीं है कहानी का, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कहानी का, तो हम क्या सीखें इससे? तो यही चीज़ जो है वह ये फॉरेस्टर सर समझा रहे हैं हमारे ऐसे में कि कभी भी हमें डैनी नहीं करना है टाइम सीक्वेंस को. आई एम ट्राइंग नॉट टू बी फिलोसॉफिक अबाउट टाइम, for it is, experts assure us, a most dangerous hobby for an outsider, far more fatal than plays. हम कंटिन्यू करें इससे पहले मैं यहाँ आपको इसका सेंटेंस का मीनिंग बताना चाहूँगी बच्चों. देखिए यहाँ पे टाइम सीक्वेंस की बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है फॉरेस्टर सर के द्वारा कि कैसे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये फिलोसॉफिक नहीं हो रहे हैं, ये टाइम के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा व्यू जो है वो नहीं रख रहे हैं, एक्सपर्ट व्यू हम जिसको कहते हैं वो नहीं रखना चाहते. बट हम क्या देखते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस हॉबी हो जाएगी. आउटसाइड रूप में हम देखें तो ये एक बहुत ही डेंजरस हॉबी के रूप में हम सबके सामने आएगी. एंड क्वाइट एमिनेंट मेटाफिजिशियंस हैव बीन डिथ्रॉन्ड थ्रू रेफरिंग टू इट इम्प्रॉपरली. क्या होगा यहाँ पे बच्चों इसका? हम देखते हैं मेटाफिजिशियन कौन होते हैं? एन एक्सपर्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी that deals with first principle of things. हम देखते हैं तत्व विज्ञानी जिसे हम कहते हैं. तत्व ज्ञानी क्या काम करते हैं? वो हर चीज़ को गद्दे से हटाना. यहाँ पे देखिए डिथ्रोन का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ बच्चों. डिथ्रोन मीन्स रिमूव फ्रॉम पावर. हम क्या देखते हैं कि सरकार जो अस्तित्व में है उसको कई लोग गद्दी से हटाने के लिए तैयार रहते हैं. तो यहाँ पे जो तत्व विज्ञानी है वो साइलेंट मोड पे नहीं रहते हैं, वो क्वाइट बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉलोअप नहीं करते हैं. वो रेफर करते हैं कि इट्स ओके, इट इज़ नॉट प्रॉपरली
क्लोज्ड। तो यहाँ पे सरकार को हटाने का मतलब है टाइम सीक्वेंस को आप फॉलो कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल देके हमें E.M. फॉरेस्टर सर के द्वारा समझाया गया है कि किस तरीके से टाइम सीक्वेंस जो है स्टोरी में अपना रोल अदा करता है। I am only trying to explain that as I lecture now I hear the clock ticking। और यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, हमें समझाते वक्त फॉरेस्टर सर एक चीज़ पे और इंसिस्ट करते हैं कि ठीक है, मैं जब लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं क्लॉक की जो टिकलिंग होती है, जो क्लॉक की सुई की जो आवाज़ होती है उसे भी तो महसूस कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आई रिटेन और लॉस द टाइम सेंस, मतलब हो सकता है कि मैं टाइम सेंस को लेके चलूँ या टाइम सेंस को भूल जाऊँ। यहाँ पे स्टोरी के डेवलपमेंट में टाइम सीक्वेंस के इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है। Whereas in a novel there is always a clock। जब हम नॉवल की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, नॉवल में हमेशा क्लॉक के हिसाब से ही घटनाएं घटित होती है। All the incidents took place with a time sequence in the novel। This one is the main thing which our essayist want to convey us। Okay, the author may dislike the clock। ऑथर इट्स ओके कई बार क्या कहते हैं कि मुझे घड़ी पसंद नहीं है, इट मीन्स मुझे टाइम सीक्वेंस से चलना पसंद नहीं है। एमिली ब्रॉन्टे इन वदरिंग हाइट्स ट्राइड टू हाइड हर्स। हम क्या देखते हैं, वदरिंग हाइट्स एक बहुत ही अच्छा नॉवल है जो कि एमिली ब्रॉन्टे मैडम के द्वारा लिखा गया है। वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कई बार जो एमिली ब्रॉन्टे है वो अपने आप को वहाँ से छुपा ले जाती है, अपने नॉवल में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लैक करती हैं। स्टर्न ट्रिस्ट्रम शैंडी टर्न इट अपसाइड डाउन। और जो स्टर्न है वो अपने नॉवल जिसका नाम है ट्रिस्ट्रम शैंडली, तो इसमें ये क्या करते हैं, ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं कभी अपसाइड डाउन की पोजीशन में लेके जाते हैं। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है बच्चों, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है कि फॉरेस्टर सिर्फ नॉवल के बारे में लेके अपने ही व्यूज़ नहीं रख रहे हैं, ये बाकी जो राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, उनके व्यूज़ को भी संग में लेकर चल रहे हैं। एक और बात चल रही है यहाँ पे मार्कल सर की। Markel Proust, still more ingenious, kept altering the hands so that his hero was at the same time entering a mistress to supper and playing ball with his nurse in the park। अब हम बात करते हैं मार्कल प्राउस्ट सर की, तो हम क्या देखते हैं, ये बहुत ही इंजीनियस इट मीन्स बहुत ही क्लेवर रूप से आए हैं। कैसे कि ये कई बार क्या करते हैं, अपने हाथ में इनका जो हीरो होता है वो सेम टाइम तो क्या काम कर रहा है, अपने मिस्ट्रेस को एंटरटेन कर रहा है और सेम टाइम ही जो उनकी नर्स होती है उनके संग में बॉल के संग खेल रहा है पार्क के अंदर। ऑल दीज डिवाइसेस आर लेजिटिमेट। ये सभी डिवाइसेस हम कह सकते हैं लेजिटिमेट है, बट नन ऑफ देम कंट्रावेन आवर थीसिस। परंतु इनमें से कोई भी हमारी थीसिस के संग कंट्रावेन इट मीन्स टू डेफी अवहेलना करना। थीसिस में अवहेलना कहीं कुछ नहीं हो रही है। किस चीज़ की बच्चों, टाइम सीक्वेंस की। हम बार बार यही बात कर रहे हैं, नॉवल में स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी का करैक्टराइजेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर प्लॉट होना चाहिए, बहुत ही अच्छा थीम होना चाहिए, बट उसमें सबको मिला के सबसे बड़ी बात है टाइम सीक्वेंस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करेगा। द बेसिस ऑफ अ नॉवल इज ए स्टोरी। हम बात कर रहे हैं कि किसी भी नॉवल का बेस क्या होता है बच्चों, स्टोरी होता है। एंड अ स्टोरी इज अ नैरेटिव ऑफ इवेंट्स इन टाइम सीक्वेंस। और स्टोरी क्या है बच्चों, स्टोरी है टाइम सीक्वेंस के अनुसार कहानी को आगे लेकर जाना। तो यही चीज़ यहाँ पे हम स्टोरी में रीड आउट कर रहे हैं। दीज आर सम लेक्चर्स, द क्लार्क लेक्चर्स। क्लार्क लेक्चर्स के नाम से कुछ एक लेक्चर्स हैं विच वर डिलीवर्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। ऑस्पिशियस इट मीन्स विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ, किसी व्यक्ति की सहायता से ये जितने भी लेक्चर्स हैं जिनको हमने क्या नाम दिया, क्लार्क लेक्चर्स। क्लार्क लेक्चर्स जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में बताए गए थे, पढ़ाए गए थे इन द स्प्रिंग ऑफ 1912
27, स्प्रिंग का मंथ होता है अप्रैल के आसपास का, तो अप्रैल 1927 में ये लेक्चर्स डिलीवर किए गए थे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर। और वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में बताया गया, हाउ टाइम सीक्वेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हम देखते हैं देवर इनफॉर्मल, बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से बताए गए हैं। इंडीड टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी है वो इन देयर टोन, and it seemed safer when presenting them in book form not to mitigate the talk। हम क्या देखते हैं, इनको जब भी लेक्चर्स को दिया गया वो किस फॉर्म में दिया गया, मिटिगेट फॉर्म में दिया गया। मिटिगेट इट मीन्स टू मेक समथिंग लेस सीरियस, पेनफुल, अनप्लेजेंट एटसेट्रा। बिल्कुल भी बात की गंभीरता को कम करके, बात की गंभीरता को कम करके लेक्चर देना। जो लेक्चर्स की हम बात कर रहे हैं क्लार्क लेक्चर्स की, तो उनको जो है बात की इम्पोर्टेंस को कम करके एक्सप्रेस किया गया, टॉकेटिव मूड में था। प्लस हम कहते हैं उनकी जो टोन है वो भी डिफरेंट थी। इन केस नथिंग शुड बी लेफ्ट एट ऑल, जब हम देखते हैं कि किसी भी लेक्चर को छोड़ा ही नहीं गया था, सबको इंक्लूड करके बात को रखा गया था। Words such as I, you, one, we, curiously enough, so to speak, only imagine, and of course will consequently occur on every page and will rightly distress the sensitive readers। हम क्या देखते हैं कि ये जो एक लेक्चर्स की जो सीरीज़ दी गई है, उस सीरीज़ के अंदर हम क्या देखते हैं, कई सारे शब्द आ रहे हैं जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, आई इंक्लूड हो रहा है, यू हो रहा है, वन, वी, क्यूरियसली इनफ, सो टू स्पीक, ओनली इमेजिन, एंड ऑफ कोर्स। ये जो शब्द हैं बार बार कंसिक्वेंटली अकर हो रहे हैं हर पेज के अंदर। तो हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो सेंसिटिव रीडर है, जो रीडर बहुत ही ध्यान से नॉवल को पढ़ता है, वो डिस्ट्रेस हो जाता है। बट ही इज आस्क्ड टू रिमेंबर दैट इफ these words were removed, others perhaps more distinguished might escape through the orifice they left, and that since that novel is itself often colloquial, it may possibly withhold some of his secrets from the graver and grander streams of criticism and may reveal them to backwaters and shallows। हम बात कर रहे हैं हमारे नॉवल का पार्ट जो है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल का द स्टोरी में। स्टोरी में ये बात करते करते फॉरेस्टर सर जो है हमें एक ऐसी श्रृंखला में ले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों हर पेज पे ही इतने सारे शब्द रिपीट हो रहे हैं। तो कई जो रीडर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं, बट हम क्या देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि इट्स ओके, दिस पोजिशन इज देयर। बट सबसे बड़ी बात है, रिमेंबर करिए आप इस चीज़ को कि अगर इन शब्दों को, ये जो भी शब्द आपको बताए गए हैं, इन शब्दों को यहाँ से हटा दिया जाता है तो जो दूसरे लोग हैं वो डिस्टिंग्विश ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और ऑरिफिसेस इट मीन्स ओपनिंग इन ए बॉडी, जैसे हमारे शरीर में छिद्र हो जाते हैं, अलग अलग शरीर के जो पोर हैं वो खुल जाते हैं, तो वैसे ही जो कहानी है वो बिल्कुल खुल जाएगी, उसमें वह मज़ा नहीं आएगा जो एक्चुअल में आना चाहिए। इसके साथ में ही देखिए नॉवल इटसेल्फ कोलोक्वल हो जाता है। कोलोक्वल इट मीन्स यूज्ड इन स्पोकन कन्वर्सेशन नॉट इन फॉर्मल सिचुएशन। हमारी जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है उस बोलचाल की भाषा में ही नॉवल जो है अपने आप को रख पाता है। और पॉसिबली क्या हो सकता है इसमें, विदआउट सम ऑफ इट्स सीक्रेट्स, कुछ जो उसके गुप्त राज होते हैं वो राज उसमें होते हैं। और फ्रॉम द ग्रेवर एंड ग्रैंडर स्ट्रीम्स ऑफ क्रिटिसिज्म, और जब हम क्या कहते हैं आलोचनात्मक क्रिटिकल अप्रिसिएशन किया जाता है, क्रिटिकल नोट्स उस पर बनाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ग्रेवर्स और ग्रैंडर्स के रूप में उसमें आगे स्ट्रीम्स जो है वो चलती रहती है और वो रिवील करते हैं, रिवील इट मीन्स उजागर करती हैं बैक वाटर्स एंड शैलोज को। बैक वाटर का मतलब है अ प्लेस दैट इज फार अवे। नए ऐसे ऐसे विचार, नए ऐसी ऐसी श्रृंखलाएं
जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक अलग ही तरह के विचारों का उदय होता है, एक अलग ही तरह के खालीपन को भी भरा जा सकता है। तो ये जो खालीपन है, इसको भरने के लिए हमें अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पहलुओं से ई.एम. फॉरेस्टर सर बहुत ही अच्छे से प्रेशराइज कर रहे हैं टाइम सीक्वेंस के ऊपर। स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए बच्चों? टाइम सीक्वेंस के ऊपर। तो ये जो हमारा ऐसे है, इस ऐसे में मेनली हमें वैल्यूज़, लाइफ ऑफ टाइम सीक्वेंस को लेके बात की गई है, लेकिन मेनली पॉइंट आउट किया गया है टाइम सीक्वेंस के ऊपर कि कोई भी कहानी है, वह कहानी तभी सफल होगी जब उसमें टाइम सीक्वेंस के अनुसार कहानी को डेवलप किया जाता है। हमने आपको शेहरज़ेड की कहानी सुनाई थी बच्चों। तो ये जो शेहरज़ेड की कहानी है, इसके बारे में हम अगर बात करें तो हम क्या देखते हैं? द 1000 अरेबियन नाइट्स के जो कहानियाँ हैं उनके ऊपर बेस्ड है। द 1001 अरेबियन नाइट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज लूजली लिंक्ड टुगेदर। हम क्या देखते हैं कि ये स्टोरीज का कलेक्शन है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लिंक्ड है, नरेटेड बाय अ यंग गर्ल शेहरज़ेड। और उनको कौन बता रहा है बच्चों? उनको बता रही है एक लड़की जिसका नाम है शेहरज़ेड। शी वॉज द डॉटर ऑफ द विजियर और मिनिस्टर। शेहरज़ेड कौन है बच्चों? यहाँ पे शेहरज़ेड है मंत्री की बेटी। Who had to serve a peculiar king। और वह क्या करती हैं? वो अपने फादर को इंसिस्ट करती है, फादर आई वॉन्ट टू मैरी विद द किंग। और किंग भी बहुत ही डिफरेंट टाइप का पिक्यूलियर किंग होता है वह। द किंग मैरिड ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस के हिसाब से राजा शादी करता है बच्चों, शादी करता है और उसी दिन क्या करता है? अपनी वाइफ का कत्ल कर देता है। हिज वाइफ वॉज ऑलवेज beheaded आफ्टर द वेडिंग नाइट। हर वेडिंग नाइट के बाद में इनकी जो शादीशुदा पत्नी होती है उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये डेली बेसिस की जो बात होती है उसके ऊपर रहकर इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है। साथ ही हम क्या देखते हैं? शेहरज़ेड जो है, जब वो किंग की लाइफ में आना चाहती है तो वो क्या करती है बच्चों? शेहरज़ेड टेल्स हर फादर दैट शी विश टू मैरी द किंग। शेहरज़ेड अपने फादर को कन्विंस करती है, उन्हें समझाती है कि फादर, मैं जो हूँ वो किंग से शादी करना चाहती हूँ। ही रिलक्टेंटली एग्रीज। खुश तो नहीं होते उनके फादर, बहुत ही नाखुश मन से शेहरज़ेड को अनुमति दे देते। इट्स ओके इफ़ यू वांट टू मैरी विद द किंग यू विल। बट वो अंदर से उनका कहीं ऐसा अच्छा खुशनुमा माहौल में शादी करने का जो सपना होता है वह पूरा नहीं होता है। रीज़न आप और हम सब जानते हैं बच्चों। इसी को देखिए शेहरज़ेड ने क्या किया। She tells the king an interesting story on their wedding night। शेहरज़ेड क्या करती है? अपने वेडिंग नाइट के दिन राजा को एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनाती हैं। एंड मेक्स श्योर टू स्टॉप एट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट एट द क्रैक ऑफ डॉन। परंतु होता क्या है? शेहरज़ेड प्लानिंग के हिसाब से अपनी स्टोरी सुनाती है। शेहरज़ेड जैसे जैसे मॉर्निंग आवर्स आते हैं तो उन मॉर्निंग आवर्स के टाइम में एक बहुत ही मज़ेदार पॉइंट पे लाके अपनी स्टोरी को छोड़ देती है। इससे क्या होता है? राजा जो है वो बहुत ही ईगरनेस दिखाता है। कैसे दिखाता है? देखिए, द किंग इज अनविलिंग टू एग्जीक्यूट हर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हियर द एंड ऑफ द स्टोरी। राजा जो है वो शेहरज़ेड को नहीं मारते हैं। रीज़न बिहाइंड इट बिकॉज ही वॉज सो मच क्यूरियस। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, वो जानना चाहता है, वो सुनना चाहता है कि ये स्टोरी है इसमें आगे क्या हुआ। आप और हम भी तो यही सुनना चाहते हैं ना बच्चों। आप और हम भी तो यही देखते हैं, यही सुनते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, क्या सस्पेंस आ रहा है यहाँ पे। दिस स्कीम वॉज एक्सट्रीमली रिस्की। शेहरज़ेड ने ये जो स्कीम बनाई थी ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही रिस्की थी, बहुत ही रिस्क लेने वाली थी, क्योंकि कभी भी राजा तो वैसे ही सरकी थे तो कभी भी वो उन्हें मार सकते थे। बट
Scheherazade is successful in continually linking stories over many nights until finally the king accepts her as his queen and stops the horrible practice of executing his wife. हम क्या देखते हैं, शेहरज़ेड जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जो स्टोरीज़ हैं उनको मॉर्निंग आवर्स में ऐसी जगह लाके फिनिश करती थी या छोड़ देती थी कि राजा को उत्सुकता बनी रहती थी व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस स्टोरी। और हम क्या देखते हैं, शेहरज़ेड बहुत ही सफल हो जाती है एंड फाइनली शी लिंक्ड द स्टोरीज वेरी वेल मैनर। और कई रातों तक 1001 नाइट्स हमने बात सुनी अरेबियन नाइट्स की, तो कई रातों तक वो अपनी कहानियों को जोड़ने में सक्षम होती है। बट रिजल्ट बहुत ही सुखद होता है बच्चों। इसको रिजल्ट क्या होता है देखिए, द किंग एक्सेप्ट्स हर, राजा उसे रानी के रूप में मंजूरी दे देते हैं। और जो उनका एक सिलसिला चल रहा था कि डेली वेडिंग नाइट के दिन अपनी नई पत्नी का वो कत्ल कर देते थे, वह बंद हो गया। शेहरज़ेड रानी के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सक्षम हो गई और राजा की जो मेंटेलिटी है उसे उन्होंने बदल दिया। तो बच्चों, ये राजा की मेंटेलिटी बदलना, क्या ये सबके बस की बात है क्या? आई थिंक नो। इसके लिए भी तो स्टोरी चाहिए, स्टोरी में भी तो टाइम सीक्वेंस चाहिए। टाइम सीक्वेंस के संग आपका प्लॉट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी थीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, स्टोरी जो है वो रीडर्स के मन में व्हाट्स नेक्स्ट वाली जो सिचुएशन है उसे लेकर आने वाली होनी चाहिए। तो बच्चों, ये फॉरेस्टर सर की स्टोरी है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल का सेकंड पार्ट जो है हमने हमारे ऐसे में कवर किया है। और इस ऐसे के द्वारा हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिला, टाइम सीक्वेंस का। तो ये जो टाइम सीक्वेंस है ये आपको भी अपनी लाइफ में फॉलोअप करना है। कैसे करना है वो हम बताते हैं आपको बच्चों। आपको करना है सिस्टमेटिक वे से अपनी पढ़ाई को डिवाइड, अपने स्पोर्ट्स को डिवाइड, अपने डांस है या आपका और कोई जो शौक है उसको लेकर आप अपने टाइमिंग को सिस्टमेटिक वे से डिवाइड करके रखेंगे। अपने आप ऐसा नहीं है कि चैप्टर का लास्ट पार्ट तो पहले कर लिया और पहला पार्ट बाद में कर रहे हैं। आपको टाइम सीक्वेंस लेके ही अपना काम करना होगा। टाइम सीक्वेंस के हिसाब से ही आप चलेंगे तो आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज कभी भी बेटरमेंट के लिए जो है वो प्रेजेंट जो है वो नेक्स्ट दिन जो है वो पास्ट में बदल जाता है। फ्यूचर अच्छा करना है तो आपको प्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा, और प्रेजेंट अच्छा करना है तो हमारी स्टोरी के हिसाब से टाइम सीक्वेंस को फॉलोअप करते हुए ही आपको चलना पड़ेगा। तो बच्चों, यह तो थी फॉरेस्टर सर की बहुत ही मज़ेदार ऐसे द स्टोरी का हमारा चैप्टर रीडिंग जो आज हम क्लोज कर रहे हैं। लेकिन साथ में ही आपको तैयार कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए। जी हाँ, नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। सो रेडी विद मी फॉर द नेक्स्ट पार्ट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी इस स्टोरी को वापस एक बार रीड आउट करना होगा। वापस आपको मेन चीज़ों को, मेन कंसेप्ट्स को समझने होगा। वापस आपको जो वर्ड मीनिंग्स है उसे ग्रेसअप करना होगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स जो है वो हमारे सीन पैसेजेस का मेन पार्ट होते हैं। तो एक ही गुजारिश, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।